देखिए, हम पहले भाग में हमने वर्णमाला पढ़ा था, जिसमें हमने स्वर और स्वर के भेद पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में। आज हम अभी स्वरों पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ बातें स्वर में अभी रह गई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे। स्वरों का प्रयोग, स्वरों का प्रयोग, स्वरों का प्रयोग जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो उसका मूल रूप में ही, स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, और दूसरा जो होता है वो होता है मात्रा के रूप में प्रयोग। दोनों बातों से आप परिचित हैं। मूल रूप में जैसे मान लिया अगर कहा गया आम, तो यहाँ आ जो है वो एक तरह से स्वर के रूप में मूल रूप में आया है, आ। ठीक, इमली, इमली जो है यहाँ मूल रूप में आई है। ई जो है यहाँ इमली मूल रूप में आई है। अनार, यहाँ भी जो आ है ये मूल रूप का है। अगर हम मात्रा के रूप पे देखें, ठीक है, तो मात्रक जैसे मान लिया दाल। अब यहाँ क्या है, आपके दो व्यंजन है दा और एक व्यंजन है ला, लेकिन दा पर एक मात्रा लगा है, यानी यहाँ पर आ की मात्रा लगी है। ठीक है, दा प्लस आ प्लस ल बराबर क्या हो गया, दाल। तो इस तरह से स्वरों को दो रूप में प्रयोग करते हैं। मूल रूप में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि यहाँ निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग किया गया है। तो यह ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे अ, ई और आ जो है ये मूल रूप में प्रयोग है, जबकि यहाँ मात्रा के रूप में आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आप पढ़े थे उधर अयोग्यवाह, अयोग्यवाह हमने उधर पढ़ाया था कि जब स्वर आपको पढ़ा रहे थे तो स्वर में ही आपको हमने कहा था कि स्वर में क्या क्या होते हैं, आ से लेकर के और ए ऐ ओ औ तक जो है वो स्वर होते हैं, और इसमें एक अंग और आह, ये दो आपके अयोग्यवाह होते हैं। एक और होता है, हालांकि उसे स्वर में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, जिसको हम ये इस तरह से आ यानी चांद बिंदी वाला कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग नामों से यानी अलग अलग संदर्भों में भी जानते हैं। इसको भी ध्यान रखें, इसके भी प्रश्न बहुत आते हैं और ये आपको जानना चाहिए। जैसे आपका पहला होता है क, अयोग्यवाह तीन प्रकार के होते हैं। का, अनुस्वार, अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है, ये जो आ पर बिंदी आप देख रहे हैं अंग, ठीक है, यही अनुस्वार है। ठीक, कह रहे अनुस्वार का अभी अनुस्वार का उच्चारण कहाँ, उच्चारण स्थान कहाँ है, यानी उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण देख लीजिए। उच्चारण इसका कहाँ से होता है, नासिका से होता है, यानी नाक से। नासिका से होता है। इसका संकेत क्या है, संकेत ऐसे ऊपर बिंदी लगा देते हैं, उसका संकेत है। ठीक है, ये जो है संकेत है। इसके उदाहरण के लिए ये क्या
किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, जैसे कंगन, कंगन, यहाँ कंगन में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हंस, हंस में ऊपर लग गया, हंस में भी। अंदर, अंदर, तो इन शब्दों में आप देखिए अनुस्वार का प्रयोग है। 3 तरीके से इससे कि अनुस्वार, जैसे अंग जो है वो क्या है, अनुस्वार है, ये पूछ सकता है। ये उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से होता है। इसका जो संकेत है वो क्या है, ये संकेत है इसका। और ये हमेशा किसी भी अक्षर के कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। इस बात को ध्यान दीजिए। खा आते हैं दूसरा, दूसरे को कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक जो है वो आपका क्या है, आ में ये जो आपका चांद बिंदु लगा दिया, यही आपका अनुनासिक है। अब अनुनासिक का उच्चारण, अब जाहिर सी बात अगर ये अनुनासिक है तो इसका भी उच्चारण होगा, और उच्चारण का स्थान इसका क्या क्या है, इसका उच्चारण जो होता है वह मुख और नासिका दोनों से होता है, मुख और नासिका दोनों से होता है, यानी दोनों का प्रयोग होता है इसके उच्चारण में। ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार के उच्चारण में केवल नासिका का प्रयोग होता है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में, चंद्रबिंदी वाले में, मुंह और नासिका दोनों का प्रयोग होता है। इसका जो संकेत है या चिन्ह है, ठीक है, संकेत लिख लीजिए। संकेत इसका जो है वो क्या है, इसका संकेत है चांद बिंदी, इस तरह से इसको कहते हैं, ऐसे ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे आपके पास 5, 5, चांद, चांद, बांसुरी, बांसुरी, इन सारे शब्दों में आप देखिए यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब गा जो है आपका एक और है जिसको हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। ये सभी अयोग्यवाह हैं, और अयोग्यवाह को हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग में बांटा है। विसर्ग आपका देखिए आ पर ही जब 2 बिंदु उसके बगल में लग जाएंगी तो वह आह हो जाएगा, और ये जो है आपका विसर्ग कहलाता है। विसर्ग का जो उच्चारण होता है, उच्चारण होता है वो एक्चुअली में हा के समान होता है, हा के समान, अह के समान होता है। अब हा के समान होता है उच्चारण में, ठीक है। ये कहाँ लगता है, ये किसी भी अक्षर के बगल में लगता है, यानी ये किसी के वर्ण के आगे लगता है, या कहाँ लगता है, वर्ण के आगे, वर्ण के आगे लगता है। और वर्ण के आगे लगता है, और संकेत क्या है, संकेत किसी भी वर्ण के बाद अगर आपका 2 बिंदु ऐसे लगा हुआ है, यही इसका संकेत है, तो ये आपका विसर्ग हो जाएगा, अह इसको कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए नमः, नमः, और दुख, दुख, ठीक है। अतः, अतः, तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्वरों में किस तरह से आपने देखा कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग जो है ये आपके लिए अयोग्यवाह शब्द कहलाते, अयोग्यवाह वर्ण कहलाते हैं। और इस तरीके से आप स्वर के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग व्यंजन के बारे में जान लेते हैं।
और व्यंजन के बारे में देख लीजिए। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक, बिना स्वर के सहायता से व्यंजन को आप बोल नहीं सकते, कि बोलते समय वायु मुख से अलग अलग स्थानों पर रुक कर निकलती है। और इस तरीके से कुल व्यंजन कितने हैं? कुल जो है व्यंजन है 33। ठीक है, कुल व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक है, अब हम व्यंजनों के भेद, कुल व्यंजन हम वहाँ बता चुके थे, कुल व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपको हमने बताया था संयुक्त व्यंजन के अलावा एक दो विकसित व्यंजन है। ठीक है, तो चाहे तो आप यहीं पे लिख ले भी लें कि विकसित व्यंजन 2 हैं, विकसित व्यंजन 2 हैं, 2 विकसित व्यंजन हैं। कौन कौन? अड़ा और धा। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, संयुक्त व्यंजन जो है वो आपके 4 हैं, और ये आपके हैं छात्री वाला छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, पिछली बार जो हमने आपको बताया था कि छा किससे बना हुआ है, आप फिर यहाँ से देख लीजिए, छा किससे बना हुआ है? छा आपका का और शा से बना हुआ है। त्रा किसके बना हुआ है? ता और रा से बना हुआ है। ज्ञा किससे बना हुआ है? ज्ञा आपका जा और इया से बना हुआ है। और श्रा आपका किससे बना हुआ है? तो श्रा आपका बड़ा सा और रा से बना हुआ है। इस तरीके से आप देखिए तो ये सारे संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। अब व्यंजन को बांटते हैं, यानी व्यंजन के भेद क्या हैं। तो व्यंजन के अगर आप भेद देखें, व्यंजन के भेद, तो अब है कि व्यंजन के भेद में भी पहले आधार है, किस आधार पे? तो अगर 2 आधार हम लेते हैं, एक आधार क्या है? एक आधार होता है उच्चारण का आधार, यानी उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, आधार पर। और दूसरा जो है वो आपका, दूसरा जो है वो है आपका, दूसरा जो है वो है आपका परस्पर मेल के आधार पर, परस्पर मेल के आधार पर। आधार, ठीक। अब क्या है उच्चारण का आधार और क्या है परस्पर मेल का आधार? ठीक है, उच्चारण का आधार क्या है? एक्चुअली में जब हम कुछ बोलते, किसी व्यंजन को बोलते हैं ना, तो मुंह से हमारे कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, और वह ध्वनियाँ मुंह से जो वायु हमारी निकलती है ना, तो कई स्थानों से रुक कर आती है।
कई स्थानों को छू कर आती है। तो अलग अलग स्थानों के छूने से या उनके बीच से निकलने पर हमारे जो वर्ण हैं वो अलग अलग ध्वनियों से निकलते हैं। जैसे आपको अगर हम कहें कि का, तो का जो है ये आपका कंठ से, यहाँ से जो आपकी ध्वनि निकल रही है कंठ से। तो इस तरह से जो भी आप उच्चारण कर रहे हैं वो किस स्थान से है, इस स्थान विशेष को लेकर के उच्चारण के आधार पर हम व्यंजनों को बांटते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यंजनों का अभी हम आगे देखेंगे। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं ऐसे उच्चारण के आधार पर। एक होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये पहला। दूसरा इसके आधार पे ही अगर उच्चारण करें तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है इसमें, इसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यानी उच्चारण के आधार पे व्यंजन के भेद 3 होते हैं, एक स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। इसको और विस्तार से हम पढ़ेंगे। अब इतना आप जान लीजिए कि इस पे आधारित प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे, इसलिए इन तीनों को और विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको इतना बढ़िया से हम आपको बताएंगे ताकि ये आपको कभी जीवन में भूले ही नहीं। परस्पर मेल के आधार पे, ये परस्पर मेल के आधार पे हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक संयुक्त व्यंजन, जैसा कि आपने ऊपर देखा है छत्रक ज्ञा के रूप में, संयुक्त व्यंजन। और दूसरा इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। तो आज हम इतना ही जानेंगे कि व्यंजन के भेद के रूप में हम 2 आधार रखते हैं, 2 आधारों पे व्यंजन को बांटते हैं। एक उच्चारण का आधार, दूसरा परस्पर मेल का आधार। उच्चारण के आधार में क्या है, हमारी जो उच्चारण करते समय वायु कहाँ रुक कर या कहाँ से निकल कर आ रही है, उसके आधार पे, उस स्थान के आधार पे हमने अलग अलग वर्णों को अलग अलग तरीके से बांटा है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के रूप में बांटा है। ठीक है, हल्का सा जान लीजिए कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन यानी वो कहीं न कहीं जो हवा है, जो वायु निकल रही है, वो किसी स्थान को स्पर्श करके निकल रही है। ठीक है, तो स्पर्श करके जब निकल, इसको स्पर्श व्यंजन कर दिए, बिना स्पर्श के व्यंजन नहीं निकल रहा है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य होता है उनको हम अंतस्थ। कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम लगता है कि स्वर हैं, पर लगता है कि स्वर नहीं है, स्वर भी है और व्यंजन भी है, यानी ऐसा आभास। जैसे इंग्लिश में आप देखिए AEIOU, लेकिन उसी में भी और वाई, कुछ ऐसे इसको आप लगता है कि वावेल है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें या ऐसा है, य, र, ल और वा। तो या और वा, ल और र, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यहाँ क्या है, अंतस्थ व्यंजन माने जिसका ऐसा लगे कि स्वर और व्यंजनों के मध्य उनकी जो उच्चारण है वो न स्वर की तरह लगे न व्यंजन दोनों के मध्य की तरह लगे, यानी दोनों में हल्का हल्का जा रहे हो। ऐसे 4 व्यंजन है आपके, ये है य, र, ल, वा। और ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन वो है जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्मी उत्पन्न हो। ठीक है, यानी उन व्यंजनों को हमारे मुंह में टकरा करके उष्मा प्रदान करने की क्षमता होती है, और वो जब बाहर हम बोलते हैं उनको तो उष्मा पैदा होती है। जैसे शा, शा, श, स, हा, तो वहाँ से आप देखेंगे तो गर्म हवा निकलेगी। इस नाते इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अंतस्थ और ऊष्म को यहाँ लिख ले तो अंतस्थ क्या हो गया, या,
रा, ला और वा, ये क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हो गए। हाँ, ऊष्म क्या है? शा, खा, शा, हा, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। और इसके बाद का से ले करके और आपका कहाँ तक? का से ले करके और माँ तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांचों जो वर्ग हैं, इसको हम, इसमें जितने भी वर्ण पाए जा रहे हैं उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन में आपने देखा ही, संयुक्त व्यंजन क्या थे? संयुक्त व्यंजन में हमने छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ये 4 व्यंजन संयुक्त रूप में हमने देखा। इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बारे में ऊपर आपको हम बता चुके हैं किन किन चीज़ों से मिलकर ये बने हैं, और ऐसे उदाहरण भी आपको तमाम है, जैसे छत्री है, क्षण है, ये सारे जो शब्द हैं ये संयुक्त व्यंजनों की सहायता से बने हैं। अब द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व माने दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है, जैसे मान लिया एक का है और उसी में एक का और जोड़ दिया जाए, दो समान व्यंजन हो, तो ये क्या हो जाएंगे? आधा का और पूरा का, पक, इस तरह से पक्का। इसका उदाहरण क्या है? इससे पक्का। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। पक्का, ढक्का, मक्का, चक्की, ये सब द्वित्व व्यंजन है। इसी तरह से एक ना और दूसरा और ना जोड़ दिया जाए तो इसको आप क्या बोलेंगे? नन। ठीक। जैसे अन्न, उदाहरण क्या है? अन्न। ठीक है। उसके बाद खिन्न, तो ये क्या हो गए? अन्न, खिन्न। इस तरह से जो आधे अक्षर और पूरा अक्षर जोड़ करके एक साथ आता है तो इसको हम द्वित्व व्यंजन में रखते हैं। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम इतना केवल पढ़ेंगे व्यंजन। इसके बाद बहुत सारे अतिरिक्त हैं, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण और कुछ है आगत ध्वनियाँ, वर्ण विच्छेद। ये लास्ट में आपको एक और वीडियो वर्ण पे हमारा रहेगा, और उसके बाद इन तीनों पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। आपको सारी चीजें A to Z वर्ण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सारी आपको अगले वीडियो में जो कुछ बचा हुआ है सब मिल जाएगा, और कुछ भी छूटा आपका नहीं रहेगा। धन्यवाद।